दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पहले हमने वोटर लिस्ट तैयार की और ये वोटर लिस्ट जो एमएलए की कंस्टिट्यूंसी है उसके आधार पर तैयार की जाती है। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि एमएलए कंस्टिट्यूंसी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और एक पार्ट की जिम्मेदारी एक बीएलओ को दे दी जाती है और वो बीएलओ उस पार्ट के जो मतदाता हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो एंट्रीज़ हैं, उनको अपडेट करने की जिम्मेदारी बीएलओ की होती है। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे एक एमएलए कंस्टिट्यूंसी को हमने लगभग 400 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया और 400 बीएलओ लगा करके और उसके ऊपर सुपरवाइजर और फिर एआरओ और एईआरओ के माध्यम से हमने वो काम कराया। अब जहाँ पर पहले वोटर लिस्ट तैयार करने में जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर थे यानी डीएम, उसी तरह से जो ईआरओ थे, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, तो उनके रोल अब चेंज हो जाते हैं। जब तक वो वोटर लिस्ट बना रहे थे, वोटर लिस्ट तैयार करा रहे थे, तब तक वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। और जब मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाती हैं, जब एक्चुअल इलेक्शन कराने का नंबर आता है, तो इन्हीं लोगों को रिटर्निंग ऑफिसर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, उसमें आरओ का काम जिलाधिकारी, डीएम या डीसी जहाँ पे कहा जाता है, वो देखते हैं। और उसके जो एमएलए की कंस्टिट्यूंसी के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर का काम है, वो संबंधित एसडीएम देखते हैं। जनरली यूपी में यही है, बाकी स्टेट्स में भी यही है। चूँकि इन लोगों को जो फील्ड है उसकी ज़्यादा जानकारी होती है और इनका जो सेटअप है इनके ऑफिसेज का, वो इस तरह का कि हर गांव तक, हर बूथ लेवल तक ये लोग पहुंचे हुए होते हैं, सब रास्ते जानते हैं। इसलिए इन्हीं लोगों को इस काम की जिम्मेदारी दी जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर, जैसा आप जान रहे हैं, उसके नाम से ही स्पष्ट है कि वो एक कैंडिडेट को रिटर्न करता है कंस्टिट्यूंसी से। वो उसको एक एमएलए या एमपी के रूप में उसका चयन करता है। जो मतदाताओं की जो उनका रुझान है, मतदाता जिसको ज़्यादा वोट देते हैं, वो व्यक्ति फिर एमएलए या एमपी बन जाता है। तो उस तरह से चूंकि काम आरओ का बहुत बड़ा होता है, तो आरओ के साथ में एआरओ या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जो हमारे तहसीलदार और वीडियो लेवल के होते हैं, वो बनाए जाते हैं। और एमपी की कंस्टिट्यूंसी में जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है, वो एसडीएम लोगों को बनाया जाता है। तो जितनी कंस्टिट्यूंसीज होती हैं, उतनी कंस्टिट्यूंसीज में हर एक कंस्टिट्यूंसी में एक एसडीएम को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बना देते हैं और वो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के काम में मदद करते हैं। अब जब रिटर्निंग ऑफिसर बन गए, तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ये नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जाता है। तो नॉमिनेशन पेपर में एक नॉमिनेशन पेपर होता है जिसको कहते हैं F2A, ये एमपी के लिए होता है। और दूसरा एक नॉमिनेशन पेपर होता है F2B, इसको एमएलए के लिए भर के कैंडिडेट को देना पड़ता है। और इनके साथ में उनको एक एफिडेविट और देना पड़ता है। उस एफिडेविट को कहते हैं फॉर्म 26। ये एफिडेविट जो है वो भी जरूरी है, यानी जो फॉर्म 2A, यानी जो एमपी का चुनाव लड़ना चाहता है व्यक्ति, उसको ये फॉर्म 2A भर के देना होगा और उसके साथ में ये फॉर्म 26 भर के देना होगा। ये एफिडेविट होता है। ये एफिडेविट उसकी सोर्स ऑफ इनकम, कितना उसके पास प्रॉपर्टी है, उसका विवरण इसमें रहता है। कहाँ कहाँ पर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस हैं, तो उनका विवरण इसमें फॉर्म 26 में होता है। और ये फॉर्म 26 पब्लिक को दिखाने के लिए होता है, ताकि पब्लिक ये जान सके कि वो जिसको चुन के भेज रही है वो कितना उनके खिलाफ क्या क्या चीज़ें हैं, वो कितने उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सब जान सके। फॉर्म 2A ये सिंपल सा फॉर्म होता है जिसमें अपनी कैंडिडेट की पूरी डिटेल होती है। एमपी के लिए 2A और एमएलए के लिए 2B होती है, लगभग सेम है, कोई दोनों में अंतर नहीं है। फॉर्म 26 भी दोनों के लिए एक ही जैसा है। तो ये फॉर्म उसको भर के अपने आरओ के समक्ष देना पड़ता है और आरओ उसकी जांच करता है। आयोग ने अब एक सुविधा और दी है कि
कि ये जो फॉर्म्स हैं, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने फॉर्म्स ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये चुनाव आयोग इस तरह का फैसला ले ले कि सारे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर सिर्फ ऑनलाइन फाइल करें, तो हमारा जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो इतनी भीड़ आती है, बहुत ही मतलब कानून व्यवस्था के लिए भी बहुत चैलेंज होता है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो लेकिन अभी दोनों व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैं समझता हूँ कि अगर वो ऑनलाइन जमा करें तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। फॉर्म 26 में एक खास बात ये होती है कि इसके जितने भी कॉलम हैं वो सारे कॉलम फिलअप करने हैं। अगर कोई कॉलम कैंडिडेट से संबंधित नहीं है तो उसको नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे या उसके आगे संबंधित नहीं है ये लिखेंगे, लेकिन उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ये जरूरी है। दूसरी, सभी आरओज को ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं भारत निर्वाचन आयोग की कि वो किसी का फॉर्म बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, जब बहुत ही कोई मेजर गड़बड़ी होगी उसी समय उसको खारिज करेंगे, वैसे खारिज नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चुनाव लड़ने का मौका देंगे। अगर कहीं पर कोई गलती है तो वो पहले ही जो हम यहाँ पर रिसीविंग होती है उसकी एक रिसीविंग में एक नोटिस का प्रावधान भी है कि उन्होंने अगर कोई चीज़ उसमें छोड़ रखी है, जैसे जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया है, अगर वो SC ST से आते हैं, या उन्होंने मान लीजिए फॉर्म 26 ही नहीं दिया है नॉमिनेशन करते समय, तो उनको एक नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस में बाकायदे लिखा हुआ कि आपने ये फॉर्म में ये करिए, आप इसको स्क्रूटनी तक या जो एक निर्धारित डेट होगी उस डेट तक आप ये सब चीज़ें कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर कंप्लीट नहीं करते हैं तभी नॉमिनेशन खारिज होता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो मतदान पार्टी का गठन होता है, और मतदान पार्टी का गठन ये मुख्य विकास अधिकारी जो कार्मिक का देखते हैं। कार्मिक का मतलब सारे जो सेक्टर, जोनल, इनकी नियुक्ति करना, ये सब मुख्य विकास अधिकारी के अंडर में आता है, और वही जो है ये मतदान की जो पार्टी होती है उसका गठन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि मतदान पार्टी में जो जिसको सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो पीठासीन अधिकारी या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और उसके बाद में मतदान अधिकारी फर्स्ट, मतदान अधिकारी सेकंड, मतदान अधिकारी थर्ड और मतदान अधिकारी फोर्थ, यानी 5 लोगों की ये टीम है। और ये पूरी टीम एक काम करती है, ये बूथ पे जाती है और इनका सुपरविजन सेक्टर मजिस्ट्रेट करते हैं। इनके पास ही एक जो मतदाता सूची है वो रहती है, और बाकी मतदान कराने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, EVM वगैरह, EVM मतलब जो कंट्रोलिंग यूनिट, बैलेट यूनिट, दोनों यूनिट्स लेके जाते हैं ये, और ये बूथ पर एक दिन पहले पहुंच जाते हैं। जैसे कल चुनाव होना है तो आज शाम को हमारी पार्टी वहां पर पहुंच जाएगी। पार्टी के खान पान का इंतजाम जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से होता है, जहां पर वो स्कूल में ठहरे होते हैं, वहां स्कूल के रसोइया से ही वो पैसे दे करके ये सारे लोगों को मानदेय मिलता है उस काम के लिए, और इनको होता है कि ये वहाँ पे पैसे दें और ये जो रसोइया है वो स्कूल की रसोइया इनको बना करके खाना खिलाए। इनको ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ये किसी पार्टी से या गांव में प्रधान या किसी के यहाँ भी खाना नहीं खाएंगे। जो भी खाना खाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो स्कूल में रसोइया है उससे बनवा करके खाएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ये यातायात प्रभारी रहते हैं और जिला पूर्ति अधिकारी खान पान की व्यवस्था देखते हैं। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम रहता है और ये पूरा सिस्टम काम करता है। और सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होता है। मतदान के बाद में पीठासीन अधिकारी को कुछ आवश्यक प्रपत्र तैयार करने होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक बैलेट पेपर अकाउंट। ये बैलेट पेपर अकाउंट का मतलब होता है कि कितने इनके उसमें टोटल कितने वोट थे और उनमें से कितने लोगों ने वोट किया, बैलेट पेपर अकाउंट होता है। और एक पीठासीन अधिकारी की डायरी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रपत्र है, पीठासीन की डायरी। इन दोनों प्रपत्रों के आधार पर हम ये जो आरओ है वो आरओ ये बताता है कि कितने वोट उसके यहाँ कुल पड़े, कितनी महिलाओं ने वोट डाले, कितने पुरुषों ने वोट डाले, इस सब की कैलकुलेशन वो आरओ लेवल पर होती है। इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि कभी कभी आप सोचते हैं कि कहीं पर रीपोल हो गया, तो वो जो रीपोल का डिसीजन होता है वो पीठासीन अधिकारी की जो डायरी होती है उस डायरी की एंट्रीज को देख करके
कि ये होता है कि क्या किया जाए। पीठासीन से पूरी बातचीत की जाती है, सेक्टर मजिस्ट्रेट से भी बातचीत की जाती है और उसके बाद ये तय किया जाता है कि यहाँ पर दोबारा पोल होगा या नहीं होगा। या अगर एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा पोल हो गया, या मान लीजिए कि मशीन ख़राब हो गई, पोल बहुत देर तक रुका रहा, या कोई और चीज़ हो गई जिसकी वजह से हमें रीपोल कराने का आदेश करना होता है, तो वो ऑब्जर्वर जो आते हैं, संबंधित ऑब्जर्वर जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त होते हैं, उन ऑब्जर्वर की और जो संबंधित आरओ है उनके ऊपर डिसीजन होता है और वो डिसीजन संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारी के फीडबैक पर वो डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये प्रक्रिया किस तरह की थी। हर 2-2 घंटे पर हमें एक रिपोर्ट भी देनी होती है कि इतना पोल चल रहा है। इसके लिए मैं कहूँगा कि जो भी आरओज हैं, वो आरओ जो हमारा ये गूगल शीट या गूगल मैप का यूज़ करें, उससे बहुत आसानी रहती है। सेक्टर मजिस्ट्रेट से वो सीधे आप अपनी गूगल शीट पर उससे एंट्री करवाएं और उसमें गूगल शीट में एक फार्मूला लगा दें ताकि आपकी परसेंटेज तुरंत की तुरंत आती है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो आपने देखा कि ये हमने किस तरह से बहुत ही शॉर्ट में मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो इलेक्शन है वो उसकी प्रक्रिया ये होती है। मैं समझता हूँ कि मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारे जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं जो वोटर हैं और 18 साल होने को या जिनको होने को आ रहा है, उन सबको इलेक्शन के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश के जो चुनिंदा लोग हैं, जो हमारी पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पहुंच रहे हैं, वो किस तरह के हों। जब तक हम अपनी जो जनरेशन है, जो इलेक्शन में लोग लगे हुए हैं, जो वोट देने जा रहे हैं, उनको डेमोक्रेसी और इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया नहीं बताएंगे, तब तक हमारा जो लोकतंत्र है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा इसका जानकारी इसके बारे में मिली होगी। मैं यहाँ पे ये चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सवाल है, जैसे कि कुछ लोग उस पर उंगली उठाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पहले से ही प्रोग्राम किया जा सकता है कि एक कोई खास पार्टी को वोट डालने के लिए। ऐसा संभव नहीं है, ना तो ये किसी रिमोट से जुड़ी होती है और ना ही ये पूरी प्रक्रिया बड़ी ही पारदर्शी होती है। इसमें जो मेन जो कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं उनके एजेंट्स के सामने सारी काम होता है, मॉक पोल उनको करके दिखाया जाता है और लास्ट में जब बंद किया जाता है तब भी उनको पूरा टोटल दिखाया जाता है। यहाँ तक कि बैलेट पेपर अकाउंट जो बनता है कि कितने वोट थे, कितने वोट पड़े, इसकी एक कॉपी भी हम एजेंट्स को देते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनको अपने एजेंट्स बहुत अच्छे बनाने चाहिए और एजेंट्स को पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से वो पूरी प्रक्रिया पूरी बहुत ही अच्छी तरीके से इसको वेल प्लान्ड है, पूरी ट्रांसपेरेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम को दोष देना गलत है। ईवीएम मशीन है, उस पर दोषारोपण करना कहीं से दूर दूर तक नहीं बनता है। तो इस तरह से अगर दोष बनता है तो आप ये कह सकते हो कि हमारी जो मशीनरी उसमें लगी हुई है उसकी विश्वसनीयता ज़रा कम हुई है। बाकी मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है, मशीन बिल्कुल अच्छी है। मशीन पर कोई आँच किसी तरह की दोष लगाना वो गलत है। तो इस तरह से ये मेरा आज का छोटा सा वीडियो था। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये ठीक लगा होगा। अगर आपके काम का हो तो इसको शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।